नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। वार पलटवार, धुआंधार भाषण और लंबी चर्चा के बाद आखिरकार राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। इसके पक्ष में लगभग 125 वोट पड़े। संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पारित कर दिया गया। ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। इस बिल के पास होने से मोदी सरकार की ताकत दिखी है, एनडीए की एकजुटता दिखी है। वहीं सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि इस बिल से किसी भी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि विपक्ष बिल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि ये बिल एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। आज विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, कल किसी और समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इस विधेयक को लेकर राज्यसभा में लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा की चर्चा हुई और सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सुनिए किसने क्या कहा। कल को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया है, और ऐसा भी बाहर नहीं फैलाना चाहिए कि सबका बात मैंने नहीं सुना या सरकार सुनता नहीं है, ये भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब ये बिल इनिशियली ड्राफ्ट हुई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ओरिजिनल आप ड्राफ्ट को देखेंगे और आज जब फाइनल ड्राफ्ट ये अमेंडमेंट बिल हम पास कर रहे हैं, उसमें कितने चेंजेस लाए हैं। अगर हम नहीं सुनते, अगर हम जो ड्राफ्ट किया वही पारित करता, किसी का सुझाव को हम मंजूर नहीं करता, तो बिल का पूरा स्वरूप ही अलग होता। हम तो सुनने वाले लोग हैं, चर्चा करके सबका सुझाव को समावित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज जब फाइनल राज्यसभा में पास कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। साथ साथ जेपीसी में जो लोग मेंबर हैं, वो खुद जेपीसी में बैठ करके आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनका बात नहीं सुना गया। ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजोरिटी जेपीसी में भी मेजोरिटी ने अगर पारित किया है तो सर हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। और आपने कलेक्टर का जब रोल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विवाद होता है तो कलेक्टर देखता है, फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को खुद मत रखिए। जब सरकारी जमीन का कोई विवाद होता है वक्फ बोर्ड के साथ, तो कलेक्टर खुद अपने केस का फैसला नहीं होना चाहिए, वो भी आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी को बनाया। ये भी आपका जेपीसी का मेंबर्स का रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करता है, तभी आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए। हमने आपने जैसे सुझाव दिया हमने माना है, और अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो 6 मंथ्स टाइम दिया उसको एक्सटेंड करना चाहिए, आपने मांग किया, वो हमने माना है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो रेट फाइनलाइज करना है मुतावाली का, वो फिक्स करने के लिए आपने कहा, वो हमने किया है। 3 मेंबर होना चाहिए ट्राइब्यूनल में, वो भी जेपीसी का रिक्वेस्ट है, हमने माना है। उसका कई और है, मैं समय को बचाने के लिए इतना ज्यादा पढ़ के नहीं बताना चाहता हूं। हमारा बिहार का साथी उपेंद्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो पॉइंट बोला उसको जोड़ते हुए कि मैंने सुबह सर जब ये बिल पेश किया था तब बहुत डिटेल से मैंने बताया, हालांकि मैं 1 घंटे से थोड़ा कम बोले, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए
और बाद में मेरा कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज को मत दौड़ाइए। मैंने कहा था फिर भी अध्यक्ष महोदय फिर दोहराया गया है। हमने कहा कि सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वर्क बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। एक एक नाम लेकर के मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं सर, नहीं तो एक एक हमारे माननीय सदस्यों का मैं सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से मैं बैठा हुआ था। लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने का क्षमता नहीं होगा, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन सर सिर्फ मैं आज बड़ा जो 2-3 पॉइंट है सिर्फ वही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा बड़े बड़े वकील भी आए, अच्छा लगा आज सुनने के लिए बैठे हैं। एक एक तर्क को मैं अगर जवाब देता तो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़ा पॉइंट था, जवाब देने का मन था, लेकिन इतना किस को मैं जवाब दूं। लिप सर्विस कर रहे होते हैं। मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाई, ये सारी योजनाओं से राधा मोहन जी ने बताया 30% मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है, इसमें से 35% उन्होंने लाभ लिया है, 35 हमने कभी इसका डंका पीटा क्या? नहीं, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड आई विल टेल यू 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। You made the Indian Muslim ladies second grade citizens. You made it. Second grade citizens. और मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में, सभापति जी, इजिप्ट में ट्रिपल तलाक, ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम देश में, इजिप्ट में 1929 में समाप्त हो गया था। सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था। बांग्लादेश में 71 में बना, 72 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। इराक में 1959 में समाप्त हो गया। सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया। मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया। ये सब मुस्लिम देशों का मैंने नाम लिया है। ये भारत देश था जहां हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका जा रहा था, और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने उनको करके दिया। इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए रियल सर्विस या लिप सर्विस। वी बिलीव इन रियल सर्विस। आज करोड़ों बहनें, मुस्लिम बहनें आज आजाद हो गई, उनको लाइफ विद डिग्निटी जीने का मौका मिल रहा है। किसने किया ये काम? क्या ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है?
Is it not an historical decision? It is an historical decision, and none other. It is Prime Minister Modi which has done this. That we have to understand. जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हाँ, मगर जब इसकी बात आती तो भी माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहाँ वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया। अरे आपको हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा अंसारी घोसी बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए, पसंदला बोर्ड में है क्या? अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो उस पे आगे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार ने नाम दिया है, इसको उम्मीद नाम दिया है, और ये उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास व आम के लिए ये उम्मीद है। मगर सभापति महोदय, कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। देखिए, 1995 एक्ट को इन्होंने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया। आज वही लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम नया कानून बना रहे हैं, वो गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। तो उसके बाद में उनके जो भी लीडर्स है, मैं नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले हमारे नासिर साहब ने बताया पार्लियामेंट में कौन सपोर्ट करे, राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे, इनके लोग प्रेजेंट थे। आपने स्वीकार किया, रिकॉर्ड में है, फिर भी आप फिर उसको ये कहना चाहते हैं कि हमने नया लाया। नया कुछ नहीं है इसमें, एक्सेप्ट जो आपने लोगों को तबाह करने के लिए जो क्लॉजेस डाल दिए हैं वो आपने किया है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है
जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। ये अधिकार आपने नहीं दिया, ये अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है, इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5
5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। मैंने 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर आई एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी की है ना सर, राम का पैसा खाया। आज 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीस करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीस कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपीस कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रहे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। मैं इनके सारे जितने ये मैं भी जो बात किया मैं आपके सामने यहाँ टेबल पे रखता हूं सर। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को कुछ शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं सिर्फ किरण रिजिजू जी का नाम नजर आएगा। काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट एलोकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्यवादी देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं। जिस बिल के विषय में मैं बोलने जा रहा हूं उसमें सुधार कम है, संशय ज्यादा है, न्याय कम है, पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया यह बिल वह छीनने की कोशिश कर रहा है। इसमें संशोधन कम, साजिश ज्यादा कहनी चाहिए। जब कानून बराबरी का न हो तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। बिल के क्लॉज 11 के अंतर्गत 100% मेंबरान, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, माननीय नड्डा जी कह रहे थे कुछ और अभी, क्लॉज 11 के अंतर्गत 100% मेंबरान प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको प्रदेश सरकार नियुक्त नॉमिनेट करेगी।
स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, अधिकार क्षेत्र कहाँ बचा एक इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का? 100% नुमाइंदे नॉमिनेटेड और 0% चुनावित। क्या अधिकार क्षेत्र बचा इस धर्म और समुदाय को अपने वर्गों को चुनावित करने का? तीसरा, वक्फ बोर्ड में बड़े तरकीब से लिखा गया है न्यूनतम 3 यानी 11 में से 3 मुसलमान होने चाहिए। इसको अगर विपरीत भाषा में पढ़ा जाए तो 8 गैर मुसलमान 11 में से आप नियुक्त कर सकते हैं। लिखा तो खैर विपरीत भाषा में है। अनुच्छेद 26 का कौन सा स्वायत्त, मैं पूछना चाहता हूं, का हक अपने समुदाय के साथ छोड़ा गया है? और दूसरा जो एक बॉडी है, संस्था है वक्फ काउंसिल, वहां गनीमत है 22 में से कम 12 मुसलमान होने चाहिए। हमारी खुद की छत भी छीनी जाती है हमसे और कहते हैं कि वक्त का तकाजा यही है। लिमिटेशन एक्ट डील्स विद वक्त अपार्ट फ्रॉम वक्फ। जिस जगह सजदों के निशान थे आज वहां दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। माननीय सभापति, अंत में ये कहूंगा कि इसमें कई और बिंदु हैं जिनके लिए समय नहीं मेरे को बात करने का, लेकिन अगर इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, अगर इसको ईगो के आधार पर पारित किया जाएगा तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में इसको असंवैधानिक करार देगा। सर, मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत कर। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान ला कर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।